तो हेलो डियर जूनियर्स, आज आते हैं हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 11th का एग्जाम्पल यानी प्रॉब्लम 1.1 में जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री से लिया गया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो बेसिक ही सीखना है भाई। तो यहाँ पर आपका सवाल जो है मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, मोलर मास पर बेस्ड है, मॉलिक्यूलर मास पर बेस्ड है। मोलर मास तो एक मोल के मास को बोलते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो जरा समझिएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं, हर एक एटम का अपना अपना एक एवरेज एटॉमिक मास होता है, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में पहले से दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं इसका थ्योरी जो है हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्लास 11th का थ्योरी वीडियोस में चैप्टर 1 आप उल्टाओगे वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो कि पीरियोडिक टेबल में दिया गया है, सभी के एटॉमिक मास का एल्जेब्रिक सम कर दो सिंपली, यानी जोड़ दो तो बन जाता है वो मॉलिक्यूलर मास, जो कि एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एएमयू में लिखा जाता है या सिंपली यू में लिखा जाता है। ठीक है, एक एटॉमिक मास यूनिट या एक यूनिट का जो मान होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है, जो कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ग्लूकोज की बात है तो ग्लूकोज में 3 एलिमेंट्स हमारे पास में है। कार्बन है जिसका एटॉमिक मास 12.011 यू यानी कि एएमयू के इक्वल होता है, जिसको कि अप्रॉक्स में हम लोग हड़बड़ी में जब हम लोग आगे पढ़ते भी हैं वैसे तो 12 ही मान के चलते हैं, 12 एएमयू या 12 यू लिखेंगे। वही यहां पर हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास जो है 1.008 यू होता है, जिसको कि हम लोग अप्रॉक्स में 1 मान के चला करते हैं, 1 यू या 1 एएमयू। और वही ऑक्सीजन का मास जो है वो 16.00 एएमयू के बराबर होता है। तो सबके मास को जोड़ दोगे तो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। तो हमारे पास जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बोला जा रहा है। हम यहाँ मोलर लिख दिए हैं, लेकिन मोलर अभी पढ़ना नहीं है, अभी आपको मॉलिक्यूलर पढ़ना है। क्या पढ़ना है अभी आपको? मॉलिक्यूलर पढ़ना है। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या फर्क है उस पर अगला सवाल आएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। फिलहाल मॉलिक्यूलर की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है बच्चों, तो आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ये होता है सम ऑफ सम मतलब क्या? सिंपल जोड़, एल्जेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक masses of each atoms present in molecule। उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है सबके एटॉमिक मास को जोड़ दो तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज की बात करें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? सभी एटम का सम करना है एटॉमिक मास का। तो कार्बन हमारे पास 6 है, 6 को मल्टीप्लाई कर दो। हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम लोग यहाँ पर जो है जो हम लोग अप्रॉक्स में लिए हैं उसी को लेके चलेंगे, ताकि हमारा कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो, उतना नहीं जाए। आप लोग अगर उसके एक्यूरेट मान को लेके चलोगे तो क्या होगा कि आपके आंसर में इतनी सी चेंज आएगी, लेकिन आपका जो है समय इतना बड़ा चल जाएगा। इसलिए उतना काम नहीं करना है। 6 इंटू 12 करना है 6 कार्बन के लिए, प्लस जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो 12 हाइड्रोजन है तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक हाइड्रोजन कितना हमारे पास है? 1 यूनिट है, प्लस हमारे पास जो 6 ऑक्सीजन है तो 6 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 16 से कर दोगे तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 96, जोड़ दिया तो हो गया 180 एएमयू, या इसी को हम लोग लिखेंगे 180 यू लिखेंगे। ये हो गया कार्बन, ये हो गया ग्लूकोज का हमारा टोटली मॉलिक्यूलर मास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल यानी प्रॉब्लम 1.2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री से ये सवाल हम लोगों को बहुत सारी बातें सिखाएगा भी, और साथ ही साथ ये ऐसे सवाल कैसे बनते हैं इसके बारे में भी हम आपको बतलाएंगे। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत सारे रहते हैं जिसमें कि आपको एक अननोन कंपाउंड के एलिमेंट्स के कंपोजिशन दे दिए रहेंगे, साथ ही साथ उसका मोलर मास दिया हुआ रहेगा। अब बोला जाएगा कि बताओ इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ 2 वर्ड है, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसमें एटम्स जो होते हैं सिंपलेस्ट रेशियो में अरेंज होते हैं। रेशियो का मतलब ये हो गया कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर मान लीजिए किसी कंपाउंड का C6H6 है, यानी कि यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, अगर C6H6 है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
तो एलिमेंट में यहाँ पर जो नंबर्स हैं उनका अगर रेशियो निकाल लिया जाए तो ये 1:1 होगा, तो CH जो होगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये है इंपेरिकल फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो में होता है, उसमें अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किससे मल्टीप्लाई करना है वो कैसे निकालेंगे वो भी यहाँ पर समझने को मिलेगा। यानी कि मैंने कहा कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें सीखने को भी मिलेगी, जो थ्योरी में आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं, हम बेसिक से बताएंगे। चलिए यहाँ पर सवाल है कि एक कोई कंपाउंड है जिसमें 4.07% जो है हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। अब कहता है कि मोलर मास जो है इस कंपाउंड का 98.96 ग्राम पर मोल है, तो बताइए यहाँ पर ये ग्राम पर मोल या AMU में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है यहाँ पर बताइए इसका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। इसको ऐसे शुरू करना है, सबसे पहले सपोज कर लीजिए कि हम लोग का जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम का है। कितना ग्राम का है, 100 ग्राम का है मान लीजिए वो कंपाउंड। तो 100 ग्राम में ये परसेंटेज क्या बतला रहा है, टोटल 100 में कितना है, तो 100 ग्राम अगर पूरे कंपाउंड को मानोगे तो उसमें 4.07 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी सब ग्राम में आ जाएगा, है ना। तो मान लिया, लेट कर लेना है यहाँ पर, लेट द टोटल मास ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम। और ये जो कंपाउंड हमारा बनने वाला है वो ऐसे फॉर्म में रहेगा, कार्बन रहेगा, इसमें हाइड्रोजन रहेगा, फिर क्लोरीन रहेगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ संख्या होगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा नहीं पता, ठीक है। हम लोग को इसी को फाइंड आउट करना है। 100 ग्राम मान लिए, देयरफॉर मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 4.07 ग्राम। और मास इतना हो गया तो देखो यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन निकल गया, मास ऑफ क्या कहते हैं कार्बन कितना होगा, 24.27 ग्राम हो जाएगा। मास ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, 71.65 ग्राम हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक बात और है, हम लोग को मास से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वो मोल्स के नंबर होते हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट तो आप लोग पढ़ के आ गए हैं। मोल कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास, जितना मास दिया हुआ है उसी को डिवाइड कर देना है, उससे डिवाइड करना है किससे, तो उसके मोलर मास से। मोलर मास कहने का मतलब एक मोल में जो मास होता है, जो मास पीरियोडिक टेबल में डिजाइन किया रहता है, हाइड्रोजन के लिए 1 पढ़े होंगे, कार्बन के लिए 12 पढ़े होंगे, क्लोरीन के लिए 35.5 पढ़े होंगे, ठीक है। अप्रॉक्स में हम बात कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी लिखा है वो वैल्यूज कुछ ज़्यादा ही करेक्ट है, लेकिन उस करेक्ट वैल्यू को लिखोगे तो याद भी नहीं रहेगा, दिमाग भी बहुत सारा लॉस कर दोगे। इसलिए थोड़े बहुत अगर हम लोग इधर उधर करने के बाद दिमाग कम खपत करके आसानी से रिजल्ट आ सकता है, तो थोड़ा बहुत इधर करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये साइंस इसकी अनुमति देता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर तो हम लोग मोल्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले तो हाइड्रोजन। मोल्स क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट। वेट कितना लिए हुए हैं, 4.07, मोलर वेट कितना होता है 1। इसको ये 4.07 ही हो जाएगा, अप्रॉक्स में क्या 4 लिख सकते हैं ना, या तो डेसिमल में तो नहीं रखोगे, 4 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हम लोग को कार्बन निकालना हो तो वेट बाय मोलर वेट, वेट कितना है 24.27, मोलर वेट कितना है कार्बन का 12 है, तो अप्रॉक्स में 2 आएगा कि नहीं आएगा, देखो तो 12 दूनी 24 होता है ना, अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर बात करें क्लोरीन का, तो वेट बाय मोलर वेट, क्लोरीन का यहाँ पर वेट है 71.65, मोलर वेट 35.5। 35 दूनी 70 होता है, 35.5 दूनी 71 होता है, लगभग ये 2 बार में ही कट रहा है, ये भी 2 आ गया। ये तो स्टेप 1 में इतना काम कर लिए हम लोग। क्या करना है, नंबर ऑफ मोल कलेक्ट करना है, कलेक्ट कर लिए। जब भी आपको मोलर मास यानी मोलर मास के थ्रू आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बोले, तो सबसे पहले एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए कि इस कंपाउंड में हमारे एलिमेंट कितने मोल है, और परसेंटेज रहेगा तो क्या करना है, सबसे पहले कंपाउंड का टोटल मास को 100 मान लेना है। 100 में आपको हाइड्रोजन, देखो भाई 100 ही क्यों मानते हैं, क्यों मान लिया यहाँ पर, तुम कहोगे 100 क्यों माने सर, तो भाई कंपाउंड हमारा 100 ग्राम हो चाहे 200 ग्राम हो चाहे कुछ भी हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा। वाटर चाहे तुम एक बाल्टी ले लो चाहे तुम एक कटोरी ले लो, वाटर H2O ही रहेगा, उसकी कंपोजिशन वही रहेगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप 100 ग्राम मान के चलो ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए।
परसेंटेज से हम लोग निकाल के लिख सके, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 100 माने तो जो परसेंट था वही ग्राम हो गया, ग्राम से क्या निकाल लिए, मोल, वेट बाय मोलर वेट करके। अब तुमको क्या करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए अगला स्टेप जो है वो तुमको क्या उठाना है, इस तीनों में 3 हो या 2 हो या 4 हो जो भी हो, सबसे छोटा नंबर जो आया है, सबसे छोटा नंबर जो आया है, रेशियो निकालना है ना भाई ना, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है ना। क्या करना है, सबसे छोटा नंबर जो आपको आया है यहां पर, उस नंबर से सब में डिवाइड कर दो और निकाल लो रेशियो। फाइंड द रेशियो। अगला स्टेप क्या करना है आपको, ऑन डिवाइडिंग। देखो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन है, 2 है, तो 2 से इन तीनों में डिवीजन कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग बाय स्मॉलेस्ट नंबर, और कौन सी आया है, दैट इज कितना आया है, 2, ऑन ईच नंबर ऑफ मोल्स। सारे नंबर ऑफ मोल्स में 2 से डिवाइड कर दो। तो यहां पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन के लिए तो 4 में डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 2 निकल गया, कार्बन के लिए तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 निकल गया, और क्लोरीन के लिए 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल गया, 1 निकल गया। सब में 2 से डिवाइड कर दिए और हमारा रेशियो फाइनली बन के आ चुका है। ये रेशियो हमारा आ चुका है, कितना आ चुका है यहाँ पर, तो ये आ चुका है 2:1:1। किसका किसका रेशियो, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का रेशियो 2:1:1 आ चुका है। अब यही जो रेशियो आया, सिंपलेस्ट रेशियो, इसी पर नंबर को अरेंज कर दो। देखो 1:1 है तो ये कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, CH फॉर्मूला लिखे थे ना, उसी तरह से यहाँ पर कुछ नहीं आया, यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो आया तो इसी को लिख दो, तो ये बन जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो हम लोग का यहाँ आ रहा है वो कितना आ जाएगा, तो कार्बन, ये 3 जो हमारे पास एलिमेंट है इसमें क्या करना है, इसको अच्छे से लिखना है। वैसे H2O को OH2 लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली 3 एलिमेंट में पहले कार्बन को लिखा जाता है, फिर हाइड्रोजन को, फिर क्लोरीन को, तो देखने में अच्छा लगता है। तो कार्बन कितने हमारे पास में है, 1 है, कार्बन 1 है, 1 तो लिखते नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो हाइड्रोजन 2 लिख दिए। क्लोरीन कितने हैं, तो यहाँ पर 1 है, क्लोरीन 1 हो गया। ये हो गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला का आंसर। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, जो उसका रियल फॉर्मूला, जैसे यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे थे। क्या करना है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले मास की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग मोलर मास कहते हैं, जो ऑलरेडी दिया हुआ है। और उसमें आप इंपेरिकल फॉर्मूला में जो आया है इसका आप मोलर मास निकाल लो, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो, उससे डिवाइड कर दो किस में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला मास में। तो जो संख्या आएगा वो बनेगा n, और इसी n को इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जैसे कि यहाँ पर 6 आया था n का मान, तो यहाँ भी 6 से गुना कर दिए, यहाँ भी 6 से गुना कर दिए, तो C6H6 ओरिजिनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया था। क्या करना है आपको, n फाइंड करना है। n क्या फाइंड करना है यहाँ पर, तो n हो गया हमारा, n क्या हो गया, मोलर फॉर्मूला, मोलर फॉर्मूला मास, मोलर फॉर्मूला मास बटा करना है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो यहाँ n आएगा। मोलर फॉर्मूला मास कितना दिया हुआ है, 98.96। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है, तो प्यारे बच्चों वो देखो तुम यहाँ पर, कार्बन 12 हो गया, मनी मन जोड़ो 12, हाइड्रोजन 2 हो गया, तो 12 2 कितना हो गया, 14, 14 प्लस 35.5 कर दो क्लोरीन के लिए, तो 14 प्लस 35 कितना हो गया, 49, 49.5 हो गया। और 49 दूनी 98 होता है, 99 है तो 49.5 दूनी 99, ये कितना आ गया, 2 आ गया। अब n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो इसका आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या आएगा, तो इंपेरिकल फॉर्मूला में सब में 2 से गुना कर दो, जो n का मान आया उसमें गुना कर दो, यानी n गुना कर दिया हमने CH2Cl में, तो n तो 2 से गुना करोगे तो कार्बन 1 है तो कार्बन हो जाएगा 2, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, क्लोरीन 1 है तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में तो आ गया होगा कि अगर परसेंटेज दिया हुआ रहे एलिमेंट्स का और मोलर मास दिया हुआ रहे मॉलिक्यूल का, तो हम किस तरह से
हम जो है उसके इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पता करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम 1.3 को जो सवाल बहुत ही अच्छा है और कई सारे टर्म्स में पूछा जाता है। हालांकि ये सवाल जो है ऑर्गेनिक का है, लेकिन जो है ये सवाल मूल कंसेप्ट से रिलेटेड है, इसलिए इस चैप्टर में बैठा हुआ है, ठीक है ना। रिएक्शन है ऑर्गेनिक का और सवाल जो है वो मूल कंसेप्ट का है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि ये सवाल जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है, जिसमें आप जानते हैं कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास को हम लोग ना ही पैदा कर सकते हैं रिएक्शन के दौरान, ना ही उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। जितना मास सिस्टम में है रिएक्शन के स्टार्टिंग में, उतना ही मास रिएक्शन के एंड में भी रहेगा। इस चीज को फॉलो करते हुए हम लोग चलते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ। मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4, इसका कंबशन करने को बोल रहा है। मीथेन के कंबशन से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा वो बतलाना है आपको। 16 ग्राम मीथेन हमने लिया है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन से दो चीज निकलता है प्यारे बच्चों। एक तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा निकलता है वाटर वेपर। दोनों ही गैस के फॉर्म में निकलते हैं और साथ ही साथ कुछ यहाँ पर अलोंग विथ एनर्जी निकलती है। एनर्जी में यहाँ पर हीट एंड लाइट निकलती है, तो उसको तो लेना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन इस तौर पर हम लोग मान के चलेंगे कि रिएक्शन के दौरान ना ही मास लॉस हो रहा है, मास यहाँ पर ना ही गेन हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, यानी जितना मास पहले था उतना ही मास अभी भी है। अगर हम सबके यहाँ पर रिएक्शन को सबसे पहले यहाँ पर ये है कि ऐसे सवाल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सवाल जब भी बनाओगे तो वहां पर रिएक्शन को बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखिए, हाइड्रोकार्बन का हम जितना भी कंबशन करवाएंगे सबका बैलेंस करने का तरीका ट्रिक बतलाते हैं। सारे जो भी हाइड्रोकार्बन होंगे उसका कंबशन का रिएक्शन तुम ऐसे ही बैलेंस करोगे तो बिल्कुल सही होगा। कैसे? तो पहले आपको कार्बन को बैलेंस करना है। कार्बन को यहां पर बैलेंस करेंगे तो यहां पर क्या होगा, कार्बन हमारे पास एक है तो एक बैलेंस है। फिर सेकंड में हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना, ऑलमोस्ट है कि सेकंड में हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना, उल्टा पुल्टा नहीं करना, क्योंकि ये तो सिंपल है, खैर ये बन जाएगा और कोई कॉम्प्लेक्स होगा तो नहीं बनेगा। फिर तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, इधर ऑक्सीजन हमारे पास 2 2 4 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, रिएक्शन ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुका है। अब देखिए, एक कार्बन का मास जो है वो होता है 12 ग्राम पर मोल। एक मोल की बात करें तो ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तीन ही एलिमेंट हमारे पास में है। तो मीथेन का अगर सबके हम 1 मोल की बात करें तो टोटल अगर हम देखें यहां पर सबके मोलर मास को काउंट करके चले कितना हमारे पास रिएक्टेंट साइड में है, कितना प्रोडक्ट साइड में है, तो आपको दिखाते हैं। हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल सही साबित हो रहा होगा। 12 + 4 कितना हो गया, 16 ग्राम, ये हो गया मीथेन। यहां पर देख लीजिए, यहां पर कितना है, 2 2 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौके कितना हो गया, 64 ग्राम ऑक्सीजन है। 12 प्लस ये देखिए 16 में कितना हो गया, 32, 12 + 32 कितना हो गया, 12 + 32 हो गया 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। और 16 + 2 18 और 18 टोटल मल्टीप्लाई कितना से करना है, 2 से। 18 × 2 कितना हो गया, 36 ग्राम हो गया। अरे ये तो आंसर ही मिल गया डायरेक्ट। सवाल में तो यही कह रहा था ना कि 16 ग्राम मीथेन को जलाना है, कितना ग्राम वाटर निकलेगा, स्पष्ट दिख रहा है। 16 ग्राम मीथेन जला दिए, कितना ग्राम वाटर निकल गया, 36 ग्राम निकल गया। इसमें तो कोई कुछ करना ही नहीं पड़ा भाई, कुछ नहीं करना पड़ा। यहां पर हम लोग देख लिए कि रिएक्शन बैलेंस किए, बैलेंस करने के दौरान ही मालूम पड़ गया हम लोगों को कि अगर हमारे पास 16 ग्राम मीथेन है तो डेफिनेटली उसके कंबशन से कितना ग्राम वाटर आने वाला है, 36 ग्राम वाटर आने वाला है। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक क्या होता, अगर 16 के बदले कुछ और यहां पर कर देता, बोलता कि अगर हमारे पास 100 ग्राम मीथेन है तो बताओ कितना ऑक्सीजन चाहिए जलाने के लिए, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कितना वाटर बनेगा। तो कुछ नहीं करते, अगर 100 ग्राम पर यहां पर रहता तो बचपन का रूल लगाते, रेशियो प्रोपोर्शन वाला रूल, कि 16 ग्राम हम लोग मीथेन लेते हैं तो 36 ग्राम वाटर बनता है, तो 100 ग्राम मीथेन लेंगे तो x ग्राम वाटर बनेगा। तो इसको ऐसे बनाएंगे, 16/36 बराबर 100/x, यहां से निकल गया x बराबर 100 × 36/16, ये 4 चौके 16, 4 9 36, ये 25 हो गया, 25 नमा हो गया 225 ग्राम वाटर यहां पर बनेगा। कितना आसान था जी भाई, यहां पर कुछ करना पड़ा। आपके एनसीईआरटी में बहुत कुछ एकदम इधर उधर किया हुआ है, बहुत सारा कैलकुलेशन सब करके रख दिया है,
कुछ नहीं यहाँ पर करना है कि सबसे पहला स्टेप यही है, जब भी आपको इस टाइप का रिएक्शन या सवाल मिले कि इतने ग्राम का ये है, इसके कंबशन से या इसको इससे रिएक्शन करे तो कितना इसकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए दो बातें जरूरी है। आपको रिएक्शन पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसा होता है, इक्वेशन मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, इक्वेशन को बैलेंस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, आप जो है यहाँ पर सबका मोलर मास लिख दोगे, आप आराम से लिख दिया मोलर मास, और जैसे ही मोलर मास आपने लिख दिया, फट से वहां पर तुरंत देख लेना कि किसके कंबशन से कितना, किसके रिएक्शन से कितना कौन चीज प्रोड्यूस हो रहा है, कितना का रिक्वायरमेंट है। कुछ भी पूछ सकता है सवाल। देखो कैसे रह सकता है सवाल, रह सकता है कि अगर हमारे पास मीथेन 100 ग्राम हो तो उसको जलाने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, ये भी मांग सकता है। कितना बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी मांग सकता है। कितना बनेगा वाटर, ये भी मांग सकता है। या ऐसे सवाल रहेगा कि अगर हमें वाटर चाहिए होगा 100 ग्राम, तो वो कितने ग्राम मीथेन से जलने से बनेगा, तो यहाँ पर वो दिया रहेगा, तो ये भी मांग सकता है। अरे कुछ भी मांगे, रेशियो प्रोपोर्शन का रूल लगाओगे, फट से सवाल बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया बताओ, डायरेक्ट 36 ग्राम हो गया आंसर। लोग एग्जाम्पल यानी प्रॉब्लम 1.4 करने वाले हैं, जिसमें सवाल जो है वो पिछले सवाल की तरह ही जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है, और सेम रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ सवाल कहता है कि अगर हमें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, किसके, तो कंबशन करने के बाद, मीथेन का कंबशन करने के बाद जो है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कितने मोल मीथेन की जरूरत पड़ेंगे। मास नहीं पूछ रहा है भाई, मोल पूछ रहा है। कई तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली आप रेशियो प्रोपोर्शनल रूल लगा सकते हो, जो सिखाए थे पिछले वीडियो में, नहीं देखा जगह देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट में धरा हुआ है। ठीक है, आप ही के लिए ना, मेरे लिए थोड़े ना है। लेकिन दूसरा क्या है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम लगेगा पहले वो निकाल लो, फिर ग्राम को आप मोल में कन्वर्ट कर दो। कैसे, तो मास बाय मोलर मास से, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन का एटॉमिक मास आप जानते ही हो 12 होता है, ऑक्सीजन का क्या कहते हैं 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, आप लोग जानते ही हो। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन तो यही है ना, मीथेन जब रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, यहाँ हीट डाल दिए तो कंबशन शुरू हुआ, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब प्लस क्या बन गया, वाटर बन गया। बैलेंस कर दी यहाँ पर हम लोग लगा दिए 2, और यहाँ पर भी लगा दिए 2, बैलेंस हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि ये 12 + 4, यहाँ पर ये 16 ग्राम था, ये टोटल 16 गुना 4 64 ग्राम ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा। यहाँ पर 44 ग्राम बन गया यहाँ पर कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, और 18 दूनी कितना हो गया 36 ग्राम क्या बन गया हमारे पास, वाटर बन गया। कैसे, तो सिंपल भाई है कि एटॉमिक मास को जोड़ दिए हैं, मोलर मास निकाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को दिया क्या है, निकालना क्या है, दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, निकालना है मीथेन। चलिए चलते हैं। तो लैंग्वेज क्यों लिखे, डायरेक्ट शुरू करें कहानी ना। लैंग्वेज से प्यार है आपको, न्यूमेरिकल है, कम टाइम में बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए मीथेन चाहिए होता है 16 ग्राम, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए मीथेन कितने चाहिए, क्या मान लिए, x मान लिए। यहां से कैसे सॉल्व करोगे, 44/16, ये बन जाता है इक्वल टू 22 बट्टे हो गया x, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 22 गुना 16/44, 22 दूनी 44, 2 से 8 बार में ये कितना हो गया 8 ग्राम हमारे पास x का मान आया। x क्या हो गया यहाँ पर, मीथेन हो गया। यानी डेफिनेटली हो गया कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए मीथेन कितनी चाहिए हम लोगों को, 8 ग्राम चाहिए। कितने चाहिए हम लोग को, 8 ग्राम चाहिए। अब 8 ग्राम नहीं पूछा हमको, मोल पूछा कितना होगा, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर वेट। गिवन वेट कितना हम लोग को मीथेन चाहिए होगा, 8 ग्राम, ये 8 ग्राम हो गया। मोलर वेट कितना होता है, 12 + 4 कितना हो गया 16 ग्राम पर मोल हो गया। ग्राम से ग्राम खत्म हो गया, 8 से ये 2 बार में 1/2 यानी कि 0.5 मोल हो गया। ये पर मोल गया ऊपर में, मोल हो गया। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन कितना आ गया हम लोग को, आधा मोल आंसर आ गया। अरे ऐसे भी है, डायरेक्ट मुंह से बोलेंगे भाई 16 ग्राम, देखिए यहाँ पर 44 ग्राम चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड, तो मीथेन कितना चाहिए था उसके लिए 16 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम मीथेन कितना मोल होता है, 1 मोल होता है ना,
तो 44 ग्राम CO2 के लिए 1 मोल चाहिए, 22 ग्राम CO2 के लिए आधा मोल चाहिए होगा। इधर आधा करोगे तो इधर भी क्या होगा, आधा ही होगा ना। यानी एनसीईआरटी ऑलरेडी आपको जो सवाल दिया है वो एकदम जो है ना बच्चा वाला सवाल करके दे दिया है कि डायरेक्टली यहाँ पर 22 का आधा, 44 आधा 22 कर दिया है, तो आप भी इसका आधा कर दो। 1 मोल का आधा, आधा मोल हो गया आंसर। बनाने की जरूरत ही नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं था, बस फॉर्मेलिटी के लिए आपको बना के दे दिए। पसंद आया तो लाइक जरूर करोगे। का एग्जांपल यानी प्रॉब्लम 1.5 को, जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री से लिया गया है। सवाल बहुत ही प्यारा है, यहाँ पर लिमिटिंग रीजेंट का भी कॉन्सेप्ट है और मोल कॉन्सेप्ट भी है, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगेगा। तो बहुत सारे यहाँ पर थ्योरीज का जो ना संगम है ये सवाल। सवाल दिखने में खाली बड़ा है, कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप लोग आए हो इसका मतलब ये हुआ कि बुक के सॉल्यूशन को देख के समझ में नहीं आया। तो भाई साहब एनसीईआरटी का जो ना ये बचपन का फितरत ऐसा ही है, बचपन से ही एनसीईआरटी बच्चों को डराता ही आ रहा है और हम जैसे लोग उनको जवाब देते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग इजी बनाते हुए आ रहे हैं, तो इजी बनाना हमारा काम है, समझना आपका काम है। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा हम लोग यहाँ डिफरेंट तरीके से यहाँ सॉल्व करें जो कि आपको पसंद भी आए। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर क्या है कि 50 किलो नाइट्रोजन है हमारे पास गैस और 10 केजी हाइड्रोजन गैस हमारे पास में है। उनको मिक्स किया गया ताकि रिएक्शन हो और बन जाए वो अमोनिया गैस। वैसे भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होता है तो अमोनिया बनता है। तो दोनों का अमाउंट फिक्स कर दिया गया है। अब कैलकुलेट करना है कि कितना अमोनिया बनेगा। देखो भाई, अगर तुम्हारे पास 1 किलो दूध है और आधा किलो चीनी है, मिला दोगे तो तुम जानते हो कि मान लो कि वेपर ना निकले, तुम बोलोगे कि हाँ सर 1.5 किलो चाय बनेगा। 1 किलो दूध और आधा किलो चीनी में 1.5 किलो चाय बनेगा। लेकिन वो तो हमारे हाथ का खेल है ना, कि हम जितने मन उतने दूध में उतना चीनी मिला दिए, चाहे लोग सामने वाला पिए, चीनी से इतना मीठा जल गया वहां पर कि पीने में भी तकलीफ हो रही है, चाय जो है चाय ढंग का लग ही नहीं रहा है। मेरा ये क्यों कहना है पता है, कहना ये है कि वो 1 किलो दूध है आधा किलो चीनी है, इस बात पर चाय बनने का प्रोसेस डिपेंड नहीं कर रहा है। चाय बनना इस बात पर निर्भर कर रहा है कि उस 1 किलो दूध को चाहिए कितना चीनी। अगर उसको 200 ग्राम चीनी चाहिए होगा तो 200 एक्सेप्ट करेगा वो, बाद बाकी 300 ग्राम चीनी को रखना पड़ेगा बाहर ही। मतलब ऐसा नहीं कि जितना रिएक्टेंट हमारा है उतना यूज में ही आ जाएगा, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बच भी सकता है। और जो रिएक्टेंट खपत हो गया उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा। यानी कि अगर हमारे पास चीनी ज्यादा है तो चीनी के हिसाब से चाय नहीं बनेगा, जो कम है यानी दूध हमको 1 किलो ही है तो उसी के हिसाब से चाय बनेगा। चीनी के हिसाब से चाय नहीं बनेगा, चीनी जितना है चाय उतना बना देंगे हम, नहीं, दूध जितना है उतना ही चाय बनाना पड़ेगा। यानी कि जो कम होता है ना अमाउंट में ना, उसके हिसाब से आपको चाय बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 कप दूध है मेरे पास और चीनी ढेर सारा है, तो क्या चाय चीनी के हिसाब से बनेगा कि दूध के हिसाब से बनेगा? तो दूध के हिसाब से बनेगा, क्योंकि 1 कप दूध है उसी के मुताबिक तुम चीनी डालोगे भाई, और उतने के मुताबिक ही चाय बनेगा। जबरदस्ती बनाना चाहोगे तो पीने लायक नहीं रहेगा। जस्ट वही बात यहाँ पर है। यहाँ पर समझो यहाँ पर कि हम लोग पहले रिएक्शन लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सिंग का। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करता है तो फॉर्म करता है यहाँ पर अमोनिया। कर दिया फॉर्म, बैलेंस करना हो तो यहाँ पर N2, यहाँ पर 2 लगा दिए, यहाँ पर 3 लगा दिए, बैलेंस हो गया। अब कुल मिला के बात करें तो यहाँ पर हम आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्योरम बताए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। ठीक है, थ्योरम बताए हैं कि इसके जब भी कंजर्वेशन ऑफ मास का सवाल आए तो पहले नीचे में सबके 1 मोल के मास को रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो यहाँ पर है 14 होता है एक नाइट्रोजन का, तो 2 का कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारे पास टोटल 6 एटम्स यहाँ पर है तो 6 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन का 2 एटम है और हाइड्रोजन का 6 एटम है, तो 6 + 14 तो कितना हो गया यहाँ पर 17 दूनी 34 लिख दो, यहाँ पर 34 ग्राम। यहाँ पर ये हो गया 28 34, ये 34। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन सही है हमारा। अब देख रहे हैं जरा सा यहाँ पर देखो अच्छे से, यहाँ पर हमारे पास 28 ग्राम यहाँ पर जो है ना नाइट्रोजन है और हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो 6 ग्राम। यानी कि कह रहे हैं यहाँ स्पष्ट कह सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट कितनी की हो रही है हाइड्रोजन की, तो बोलोगे 6 ग्राम की। तो अगर इतने नाइट्रोजन है तो उसको कितनी की रिक्वायरमेंट होगी, पहले वो चेकआउट करना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं यहाँ पर 28 ग्राम
नाइट्रोजन के लिए चाहिए हम लोगों को 6 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। तो भाई साहब 50 केजी है वहां पर, तो 50,000 ग्राम लिखोगे भाई, ग्राम में लिखना है ना, तो 50 केजी को 50,000 ग्राम लिख सकते हैं ना। उसके लिए कितने हम लोगों को हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी उसकी बात करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं ऐसे, 28/6 बराबर यहाँ कितना हो गया, 50,000 एक्स हो गया। तो यहाँ पर एक्स कितना हो जाएगा, 50,000 गुना 6/28। यहाँ पर कट गया, 4 से कट गया 7 बार में, और 4 से ये कटेगा कितना बार में, तो 4 1 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 0 0, 12,500 बार में कट गया ये। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दिए टोटली, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 दूनी 12 3 15, और 6 1 7/7, तो 7 1 7 7 हो गया, फिर 0 आगे यहाँ पर कितना 50 हो गया, 7 7 49 हो गया, 10 7 1 7 3 0 30, 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। समथिंग इतना हम लोगों को ये ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। 10,714 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, मतलब कि 10 केजी से ज्यादा हाइड्रोजन हम लोग को चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन कितना हमारे पास में है, 10 केजी हाइड्रोजन है। तो क्या ये हाइड्रोजन सफिशियंट है इतने नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाने के लिए? नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं, स्पष्ट सवाल कह रहा है कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए हो रहा है वहां पर, तो डेफिनेटली है कि 50,000 ग्राम नाइट्रोजन को 10,714.2 ग्राम उसको चाहिए ही चाहिए हाइड्रोजन, यानी 10.7 केजी हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन है कितना, 10 केजी, यानी कि रिएक्शन के दौरान नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन हमारा बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन के दौरान क्या होगा कि हमारे पास जो यहाँ पर हाइड्रोजन चूंकि कम लिए हैं हम ना, तो बात यहाँ पर ये रहेगा कि नाइट्रोजन इतना लेके चलेंगे तो जितना 10,000 ग्राम हाइड्रोजन के हिसाब से रिएक्शन होगा वो तो हो जाएगा, लेकिन 714 ग्राम जो एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन चाहिए था इसको रिएक्ट करवाने के लिए, तो वो जो वहां पर नहीं मिलेगा, तो उतने हिसाब से इस नाइट्रोजन का रिएक्शन नहीं होगा, यानी हाइड्रोजन खत्म टोटली, ये कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो जो खत्म हो गया उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि रिएक्शन के दौरान जो चीज घट जाए उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। यानी स्पष्ट है यहां पर कि इतना हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, ये हो गया रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, एंड वी हैव 10,000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और हमारे पास हाइड्रोजन कितने ग्राम है, 10,000 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है। सो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट हेयर। यहां पर नाइट्रोजन कौन सा एजेंट के रूप में काम करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में काम करेगा, क्योंकि इतना चाहिए था और इससे हमें कम ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन सारा खत्म हो जाएगा, फिर भी यहाँ पर ये बचा हुआ ही रह जाएगा, यानी रिएक्शन में ये हमारा शॉर्ट कर गया। तो यानी कि जब जाहिर सी बात है भाई, अधिक की जरूरत है हमारे पास कम, तो शॉर्ट कट भी करेगा ना, तो शॉर्ट कट जाएगा, तो वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है रिएक्शन उसी के हिसाब से होती है, ध्यान से देखिएगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है रिएक्शन उसी के हिसाब से होती है, यानी कि रिएक्शन हमारा इसके मुताबिक ही होगा, और इसके मुताबिक जितना ये रिएक्ट करेगा उतना को लेना है, अब बाद बाकी जो हमारा बच जाएगा उसको माइनस कर लेना है, वो अनरिएक्टेड रह जाएगा, हटा देंगे उसको, ठीक है। अब जरा देखते हैं, फिर से चलते हैं हम लोग। तो यानी कि क्या है कि 10,000 ग्राम, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के हिसाब से सवाल तैयार कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 10,000 ग्राम जो है, ये हाइड्रोजन जो है, सॉरी यहाँ पे देख चलते हैं पहले, कि अगर 6 ग्राम हाइड्रोजन, यहां से रिएक्शन से शुरू करेंगे, ठीक है ना, 6 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कितनी नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है। तो अगर हमारे पास 10,000 ग्राम यहां पर, अगर हमारे पास यहाँ पर 10,000 ग्राम जो है वो अगर हाइड्रोजन हो हमारे पास, तो ये कितने नाइट्रोजन से रिएक्ट कर पाएगा उसकी बात करनी है। देखो यहाँ पर कि हम लोग इस तरीके से भी लेके चले,
28 6 करके भी चले, आप 6 28 करके चलोगे। हम देखो दो बात बता दिए, हम ये चीज सिखाने के लिए यहाँ पर ये भी बना दिए रेंडमली, यहाँ ये बना दिए और ये भी पोर्शन बना रहे हैं। आपको अपने आंसर शीट में क्या करना है, ये नहीं बनाना है, ठीक है ना, यहां से शुरू करना है सवाल, कोई दिक्कत नहीं, यहां से समझ में आ गया, ये बात तुम नोट करना, यहां हम बता देंगे, ये बात तुम बाद में भी नोट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये काम करो चाहे ये काम करो बात बराबर है। लेकिन हमारे इस काम में बस इसका पता चला, लेकिन इस काम में ये मालूम पड़ेगा कि कितना नाइट्रोजन हमारा रिएक्ट करने वाला है, ठीक है ना। इस वाले पोर्शन में ये मालूम पड़ गया हमको कि कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है, क्योंकि वो भी पता करने के लिए कहा था कि आपको आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रीजेंट, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रीजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 6/28 बराबर कितना हो जाएगा, 10,000/x, ठीक है। देयरफॉर x बराबर 10,000 गुना 28 बट्टे कितना 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 से कट गया 14 बार में ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14 में 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 चौके 12 हो गया, 2 3 3 छक्का 18 हो गया, फिर 2 2 आते रहेगा, 3 छक्का 18, 3 ये 7 कर देते हैं, ठीक है ना। 4.67 इंटू 10 टू दी पावर कितना कर देते हैं 4, ये हो गया तुम्हारा ग्राम, ठीक है ना। यानी कि इसको हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 6 7 पर 2 जीरो इतना ग्राम हो गया, यानी 46,700 ग्राम। एक्स किसको मान चले हैं, नाइट्रोजन के अमाउंट को, कि यहाँ पर 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए है, तो 10,000 ग्राम हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन के लिए होगा, तो कितने नाइट्रोजन को ही एक्स माने थे, तो यहाँ एक्स का वैल्यू आ गया 46,700 ग्राम आ गया। देखो हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं 50,000 ग्राम, और रिएक्शन कितने का हो रहा है, केवल 46,700 का, बाद की नाइट्रोजन का क्या होगा, बच जाएगा, सिंपल सी बात है, बाद की नाइट्रोजन हमारा बच जाएगा यहाँ पर, तो यानी कि रिमेनिंग नाइट्रोजन जो हो जाएगा, यानी कि अनरिएक्टेड नाइट्रोजन जो हो जाएगा, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन जो होगा वो कितना होगा, टोटल कितना था हमारे पास 50,000, रिएक्ट कितना किया है 46,700, अनरिएक्टेड कितना होगा, 10 में 7 गया 3, 9 में 6 गया 3, 3,300 ग्राम जो है हमारे पास नाइट्रोजन, यानी कि 3.3 kg ये नाइट्रोजन जो हमारे पास होगा वो क्या रह जाएगा, अनरिएक्टेड रह जाएगा, यानी 50,000 ग्राम में 50 किलोग्राम में इतना किलो नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करेगा। अब जब रिएक्शन ही नहीं किया तो क्या मतलब है इसको अमोनिया बनाने से, नहीं मतलब है। अब अमोनिया हम लोग जो अगर अमोनिया का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो जो रिएक्शन नहीं किया अनरिएक्टेड है उसको तो नहीं देखना है, जो रिएक्शन किया वही ना रिएक्ट करके अमोनिया बनाया, तो जो रिएक्ट किया है उसको चुनना है केवल, जो अनरिएक्टेड है उसको नहीं चुनना है। हमको सवाल क्या कहा है यहाँ पर, सवाल कहा था लिमिटिंग रीजन का पता करो, कर लिया हमने पता। अब बोलता है कि आपको ये बताना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, कितना अमोनिया बना, तो हम जान रहे हैं भाई कि जितना नाइट्रोजन होगा प्लस जितना हाइड्रोजन होगा उसी के मुताबिक क्या बना होगा अमोनिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना हमारे पास में है, इसलिए अमाउंट ऑफ अमोनिया जो निकालेंगे हम लोग बड़ी प्रेम से एकदम निकालेंगे, नाइट्रोजन कितना रिएक्ट किया है 46,700 ग्राम ये नाइट्रोजन रिएक्ट किया है, और हाइड्रोजन कितना हमारे पास में है सफिशियंट है, इतना ही रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन तो हमारे पास ठीक है ना, उसी के मुताबिक हो रहा है रिएक्शन ना, ये ना फालतू थोड़ा सा बच गया, जो बच गया अलग हटा दिए, इतना कम किए कितना बचा उतना हटाने के लिए बस हटा दिए, और जो है ना बाद बाकी 10,000 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है, तो ये हमारा टोटली कितना हो गया 46 10 56,700 ग्राम हो गया, और इसको 56.7 किलोग्राम लिख सकते हैं, इतना अमोनिया हमारा बनेगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इतना कुछ नहीं, आपको क्या करना था, आपको ये वाला पॉइंट अब यहां से नहीं लिखना है, ठीक है, यहां से यहां तक नहीं लिखना है, शुरुआत कहां करना है, रिएक्शन लेना है, ये सब पॉइंट नोट करना है और यहां शुरू करना है कि इतना, इसी को लोग लैंग्वेज लिखता है, सिंस 6 ग्राम अमोनिया रिक्वायर्स 28 ग्राम नाइट्रोजन, सॉरी 6 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स 28 ग्राम नाइट्रोजन, सो 1 में निकालता है, फिर 1 फिर निकालता है 10,000 में निकालेगा, तो उतना कौन करना, रेशियो प्रोपोर्शन का रूल लगाइए, 6 के लिए 6 हाइड्रोजन तो 28 नाइट्रोजन, अब वही 10,000 हाइड्रोजन तो कितना नाइट्रोजन,
कितना का निकल गया, 46,700 ग्राम निकल गया। तो स्पष्ट दिख गया कि 50,000 हम लोग लेके चले हैं नाइट्रोजन, लेकिन जो है ना काम कितना का हो रहा है, बस 46,700 ग्राम का हो रहा है। मतलब ये बच रहा है, जो बच गया वो फालतू बच गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये घट गया तब ना ये इतना बच गया, यानी कि आखिर दूध घट गया तब ना चीनी बच जाएगा ना, है ना। दूध घट गया इसलिए चीनी बच गया, जस्ट वही बात है। ये बच गया मतलब वो घट गया, जो घट गया वो है लिमिटिंग एजेंट, यानी कि हाइड्रोजन हमारा क्या कहला है, लिमिटिंग एजेंट। इतना करने के बाद जो है ये वाला पॉइंट लिख लेना है, ये दोनों पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो है आराम से अनरिएक्टेड नाइट्रोजन जितना है उतना माइनस कर लेना है, जितना रिएक्शन किया, जितना ये माइनस नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको पूछा नहीं है कि अनरिएक्टेड कितना बचा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पूछ भी लेता है कि अनरिएक्टेड कितना बचा तो उसको मेंशन कर लेंगे, नहीं पूछा है नहीं बताएंगे, ठीक है। जितना रिएक्शन किया नाइट्रोजन और जितना जितना है हाइड्रोजन, दोनों को जोड़ दिए, निकल के आ गया हम लोग को अमोनिया का मास, क्योंकि हमको पता है रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट का मास बराबर प्रोडक्ट का मास। जितना रिएक्टेंट जितना रिएजेंट उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। जोड़ दिए, बन गया प्रोडक्ट 56.7 किलोग्राम। समझ में आ गया। इसमें सवाल जो है बहुत ही सिंपल सा सवाल है, छोटा सवाल है, ठीक है। यहाँ सवाल क्या है कि एक सॉल्यूशन है जो कि प्रिपेयर्ड किया गया है 2 ग्राम। सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, जैसे पानी और चीनी का सॉल्यूशन होता है, तो 2 ग्राम उसमें कोई सब्सटेंस ए है, अरे चीनी ही है, समझ लो ना चीनी है, 2 ग्राम चीनी है हमारे पास, ए मतलब चीनी, अरे सी मतलब चीनी होता है, ठीक है। तो ए मतलब कोई सॉल्यूट ए है जिसका 2 ग्राम लिया गया, उसको 18 ग्राम पानी में डाल दिया गया, तो बोल दो शरबत कितना ग्राम का बनेगा, 20 ग्राम बनेगा ना जी, 20 ग्राम बनेगा, ठीक है ना। 18 ग्राम पानी 2 ग्राम चीनी, कितना शरबत बना, 20 ग्राम बना। यानी ओवरऑल सॉल्यूशन 20 ग्राम का तैयार हो रहा है। तो बोला कि उस सॉल्यूट, यानी जो ये सॉल्यूट है जिसको हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं पानी में, जिसको डिजोल्व किए वो कहलाता है सॉल्यूट, ये पानी कहलाएगा सॉल्वेंट। तो इस सॉल्यूट का मास परसेंट निकालो। तो मास परसेंट का सिंपल सा फंडा क्या है, जिसका मास परसेंट निकालना है उसका मास लिखो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कर लो, जिसका भी मास परसेंट निकालना है उसका मास ऊपर लिखो, नीचे में टोटल सॉल्यूशन का मास निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये हो गया मास परसेंट, ठीक है। अगर वही पानी का मास परसेंट निकालना होता तो मास ऑफ पानी बटे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100 करते, बस यही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मास ऑफ सॉलिड कितना ग्राम है हमारे पास, 2 ग्राम है। टोटल सॉल्यूशन कितना है, 2 + 18 है, गुना कर दिए 100 से, तो ये 2/20 हो गया, गुना कर दिए 100 से, 20 × 100 हो गया, 5 दूनी कितना परसेंट हो गया, 10% यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट हो गया। ये हो गया सिंपल सा आंसर। आई होप और कुछ कहने की जरूरत यहाँ पर है नहीं, ठीक है। सवाल यहाँ पर जो है वो मोलैरिटी पर बेस्ड है। ये 11th क्लास का ये चैप्टर है और 12th क्लास का चैप्टर 2 है सॉल्यूशन, उसमें भी सेम सवाल सब मिलते जाएगा, इसलिए अभी से यहाँ से फोकस करते जाना है फॉर्मूला पर। देखिए सवाल में पूछ रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें कि हमने NaOH को पानी में डाल करके बनाया है। पानी जो है इनफ है, कितना है नहीं पता, लेकिन इतना ही है कि उस पानी में हमने 4 ग्राम बस NaOH मिलाया है, 4 ग्राम हमने NaOH डाला है पानी में। तो पानी पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन अब बन गया है वो कितना का बना है, 250 मिलीलीटर का बना है, यानी कि वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, और सॉल्यूट का जो है यहाँ पर मास दिया हुआ है, जो घुलाड़ है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, उसका मास दिया हुआ है। तो बोल रहा है मोलैरिटी निकालो। मोलैरिटी, मोलैरिटी इज नथिंग बट ओनली द टर्म by which we find the concentration of solution like molality, mass percentage, formality, normality वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब कि मोलैरिटी से हम लोग किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरिंग स्केल है जिसका फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर, उसी को मोलैरिटी बोलते हैं। मोल पर लीटर मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर करना है, यही हो जाती है मोलैरिटी। फिर से लिख दे यहां पर, तो मोलैरिटी का बेसिक फॉर्मूला है, आप भी साथ में लिखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो यहां पर NaOH है बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर ये लीटर में ही लेना है, ठीक है ना। यही हो गया फॉर्मूला मोलैरिटी का। अब नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट,
बट वॉल्यूम जो है यहाँ पर वो V ले लेते हैं। लीटर में हो तो यहाँ पर इसको 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे बाद में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं लिखते हैं यहाँ पर, डायरेक्टली हम लोग यहाँ से फ्रेश कर लेते हैं सब कुछ। गिवन में चलते हैं। गिवन में क्या सब है, मास दिया है सॉल्यूट का। मास कितना है सॉल्यूट का, मास ऑफ NaOH ये 4 ग्राम है। मोलर मास की बात करें, यानी 1 मोल NaOH का जो मास होता है जिसको मोलर मास बोलते हैं वो कितना होगा, तो सोडियम का मोलर मास 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया 40, ये हो गया ग्राम पर मोल। यानी मोलर मास किसे कहते हैं, तो 1 मोल में जितने ग्राम होते हैं कोई मॉलिक्यूल उसको मोलर मास बोलते हैं। तो NaOH का 1 मोल में 40 ग्राम होगा। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं n, जो होता है गिवन वेट बाय मोलर वेट। वेट और मास में कोई फर्क नहीं है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत बड़ा फर्क होता है, छोड़िए इस बात को। तो वेट हो गया वेट हो गया यहाँ पर 4 ग्राम जो गिवन वेट है यहाँ पर, और मोलर वेट हो गया यहाँ पर 40 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम खत्म, पर मोल ऊपर जाएगा तो मोल बन जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 0.1 मोल हो जाएगा। क्लियर हो गया। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो दिया हुआ है 250 ml, 1000 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा लीटर, 0.25 लीटर बन गया, ठीक है ना। अब फाइनली यहाँ पर n/v हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट n/वॉल्यूम v। तो n हम लोग निकाले हैं 0.1 मोल और v निकाला हुआ है 0.25 लीटर। तो यहां से देखो क्या 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 करते हैं हम लोग, ये पॉइंट उड़ाए तो नीचे में आया 10, ये पॉइंट उड़ाए तो ऊपर में गया 100, ये 25 गुना 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 4/10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 मोल पर लीटर, या इसी को 0.4 कैपिटल M से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर फाइनली हो गया, मोलैरिटी इतनी हो गई। मोलैरिटी का सिग्निफिकेंस भी सुनते जाओ। मोलैरिटी का सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.4 मोल पर लीटर है, मतलब कि अगर ये सॉल्यूशन हमारा एक बूंद हो या एक टंकी हो भरा हुआ, उसके हर एक लीटर का सैंपल निकालेंगे ना तो उसमें 0.4 मोल NaOH मिलेगा। समझे बात को ना, बस यही इसका सिग्निफिकेंस होता है कि एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट है। चलिए ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2.8 है, सॉरी 1.8 है। उस सवाल को हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं, जिस सवाल में ध्यान से देखिएगा तो मोलैरिटी आपको दिया हुआ है एक सॉल्यूशन का और डेंसिटी दिया हुआ है जिसके आधार पर आपको मोलैरिटी निकालना है। बेसिकली तो फॉर्मूला पता ही है कि मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वही मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि 3m एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है यहां पर NaCl का, और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो 3 कैपिटल M का अर्थ मोलैरिटी है, इसलिए मैंने कहा यहां पर कि मोलैरिटी ये दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता है यहां पर कि मोलैरिटी निकालो। तो ध्यान देना यहां पर हम इस साइड की, ये सेकेंडरी काम है जो हम काम पहले करने वाले हैं। जस्ट जैसे कि बाहुबली 2 पहला पार्ट था और 1 दूसरा पार्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वही जैसे कि वहां पर था वैसे यहाँ पर कर रहे हैं, जो हम लोग का जो सेकेंडरी काम है वो पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारा मोलैरिटी की बात करेंगे तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये वेट जो लेना है सॉल्वेंट का वो किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का वेट का पता लगाना है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पर तो हम इसलिए डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते हैं, तो मोलैरिटी जो दिया हुआ है उसी को समझते हैं और उसी से हम उन सारे वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग अगर गिवन की बात करें तो गिवन में क्या है, तो हम लोग को मोलैरिटी दिया हुआ है, कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है मोलैरिटी की टर्म में 3m दिया हुआ है। अब 3m का मतलब क्या हुआ, 3 मोल पर लीटर दिया हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो अगर सॉल्यूशन हमारा 1 लीटर का है तो उसमें कितने सॉल्यूट है, यानी कितने NaCl है, 3 मोल्स NaCl है। यानी कि हम लोग अगर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर मान लेते हैं 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसमें कितने हैं
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब NaCl कितने हो गए उसमें 3 मोल हो गए। अब हम लोग जानते हैं कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट होता है, वेट बाय मोलर वेट। ठीक है, ये 3 मोल हो गया। अब हमारे पास जो NaCl है उसका वेट निकालना है। उसका देखो यहाँ पर हम लोग मोल्स वैसे 3 मोल तो निकाल ही लिए हैं, लेकिन वेट से मतलब है क्योंकि हम लोग को सॉल्वेंट का वेट निकालना है, उसमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन के वेट में सॉल्यूट का वेट माइनस करना होगा, तभी सॉल्वेंट का वेट निकलेगा। इसलिए हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो यही काम दे देगा वहां पर, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट तो निकालना ही पड़ेगा, इसलिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो NaCl की बात करेंगे तो उसका मोलर वेट कितना होता है, तो सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये 58.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो ये हो गया वेट बटे 58.5 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट जो यहाँ निकलने वाला है वो ग्राम में कितना होगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 8 तिया 24 1 25, 5 तिया 15 2 17, 175.5 ग्राम यहाँ पर क्या निकल गया हम लोगों को, ये NaCl का वेट निकल गया। अब क्या करना है, हम लोग को पता करना है कि हमारे पास इस टोटल सॉल्यूशन का वेट क्या है, तो वो मालूम पड़ेगा डेंसिटी की हेल्प से, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें दी हुई है और पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें पता है कितना हमने लिया है, 1 लीटर लिया है। तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.25, ये ग्राम पर मिलीलीटर में दिया हुआ है। मास कितना है हमारे पास, ग्राम में अगर बात करेंगे तो मास निकालना है सॉल्यूशन का, तो मास को m मान लेते हैं, और वॉल्यूम जो हमारे पास में है v, वो वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पर 1 लीटर से 1000 मिलीलीटर में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में है। एंड देयरफॉर मास जो आएगा ग्राम में 1.25 गुना 1000 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1250 ग्राम। ये टोटल सॉल्यूशन का हमारा मास आ गया, वेट आ गया। अब यहां से हम लोग को चाहिए क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल सॉल्यूशन का मास यानी 1250 माइनस सॉल्यूट का मास यानी 175.5, ये हो जाएगा हमारा 10 में से 5 गया 5 हो गया, यहां पर हो गया 9 में से 5 गया ये 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद 14 में 7 गया 7 हो गया, यहाँ पर 0 1 1074.5 ग्राम निकल गया, जिसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 डिवाइड देंगे तो 1.0745 किलोग्राम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास सारे मसाले तैयार हो गए हैं। अब बस तैयारी किसकी है, तो मोलैलिटी निकालने की। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कितने मोल हमने हमारे पास में है 3 मोल्स हमारे पास में है, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में कितना आ चुका है 1.0745 आ चुका है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.79 और ये हो जाएगा मोल पर केजी में हमारे पास मोलैलिटी सॉल्यूशन का आ जाएगा। बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया। तो सिंपल सी बात है, हमने देखा कि हमारे पास फॉर्मूला हम लोग को क्या चाहिए और कैसे निकालना है इस दिए गए डाटा से, तो हमने वो सब चीज एकदम तरीके से निकाल लिया और सॉल्व हमने कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी के आंसर के लास्ट में क्या लिखा है कि इसी सॉल्यूशन के लास्ट में लिखा हुआ होगा कि जब हम लोगों को किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करेंगे किसी भी सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन हम लोगों को डिजायर्ड कंसंट्रेशन का अगर हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए, मतलब कि अगर हमारे पास हमको चाहिए 1 मोल पर लीटर का एक सॉल्यूशन चाहिए या 0.5 मोल पर लीटर एक सॉल्यूशन चाहिए, तो वही सॉल्यूशन हमारे पास हायर कंसंट्रेशन में एक पहले से होता है, जिसको स्टॉक सॉल्यूशन बोलते हैं। स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन में पहले से बनाया गया एक सॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग वाटर डाल करके अपने अनुरूप डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लेबोरेटरी में एक डिजायर्ड कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। यही आपके इस लास्ट वाले पॉइंट में लिखा हुआ था। खैर इसको कोई मतलब नहीं है, आराम से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। और ऐसे एनसीईआरटी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमारी जर्नी में थोड़ी साथ देने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे जो भी है कर सकते हैं। ये बस आप पर डिपेंड है।